तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ी 4 लेन वाली खुली शाहराह है। गाड़ियां पूरी रफ्तार से अपनी मंजिलों की तरफ रवादवा है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मौसम साफ है, इंजन की आवाजें एक खास रिदम में है। लेकिन अचानक आगे जाकर ट्रैफिक बिल्कुल रुक जाता है। अच्छा, यानी वो आम सा ट्रैफिक जैम। बिल्कुल। रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और फिर गाड़ियां बिल्कुल रेंगने लगती हैं। ड्राइवर परेशान है, हॉर्न बज रहे हैं। लेकिन जब इस लंबे सफर और ट्रैफिक जाम को तय करके सबसे आगे पहुंचने का मौका मिलता है, तो वहां क्या नजर आता है? कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई रास्ता बंद नहीं है। तो फिर मसला क्या होता है? मतलब कोई रुकावट? मसला सिर्फ एक सुस्त रफ्तार ट्रक है जो दरमियानी लेन में आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही मस्ती में चल रहा है। और उस एक ट्रक ने पूरी शाहराह की उन सैकड़ों गाड़ियों की रफ्तार को अपनी रफ्तार तक महदूद कर दिया है। ये तो बहुत आम सी बात है हमारी सड़कों पर। लेकिन ये जानकर हैरत होगी कि गारमेंट फैक्ट्री के फ्लोर पर जहां कपड़े सिले जाते हैं, वहां भी ऐन यही मंजर होता है। इनकी जबान में बॉटलनेक या पैदावारी रुकावट कहते हैं। अगर एक फैक्ट्री में 1000 लोग भी काम कर रहे हैं और उनमें से एक मखसूस वर्क स्टेशन पर काम स्लो हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्री उसी एक स्टेशन की स्पीड पर चलने लगती है। ये तो बहुत हैरानकुन बात है। हाँ ना, ये सिर्फ सिलाई मशीन चलाने की बात नहीं है। ये दरअसल सिस्टम की कारकर्दगी और फ्लो की एक मुकम्मल साइंस है। एक शर्ट या जीन्स के बनने में 20 छोटे छोटे स्टेप्स शामिल होते हैं और उन तमाम स्टेप्स का आपस में एक खास रिदम में चलना बहुत जरूरी है। सही। और आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी मखसूस रिदम पर बात कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के उन उसूलों के गहरे मुताले में जा रहे हैं जो गारमेंट प्रोडक्शन लाइंस, खास तौर पर डेनिम यानी जीन्स बनाने वाली फैक्ट्रियों में उन छुपी हुई रुकावटों को तलाश करने के अमली तरीके बताते हैं। जी, और इन रुकावटों को सिर्फ तलाश ही नहीं करना, बल्कि उनका तज्जिया करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म भी करना है। क्योंकि किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे पहला कदम तो ये जानना होता है कि आखिर मसला है कहाँ। मतलब उस सुस्त ट्रक को फैक्ट्री के इतने बड़े फ्लोर पर ढूंढना जहां सैकड़ों मशीनों का शोर हो, यहां से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक इस्तेलाह जो इस हवाले से बार बार सामने आती है वो है एसएमवी यानी स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू। बिल्कुल, एसएमवी का बुनियादी तस्वुर ये है कि किसी एक मखसूस काम को करने में एक ट्रेन्ड ऑपरेटर को आमतौर पर कितना वक्त लगना चाहिए। और आम तस्वुर यही है कि जिस काम की एसएमवी सबसे ज्यादा हो, मतलब जो काम सबसे ज्यादा वक्त ले रहा हो, वही बॉटलनेक होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, इस सबसे ज्यादा वक्त लेने वाले काम पर नजर रखना जरूरी तो है, लेकिन फैक्ट्री फ्लोर पर बॉटलनेक को पहचानने की एक और बहुत बड़ी और वाज़ेह निशानी होती है, जिसे WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अच्छा, ये WIP असल में क्या चीज है? इसे आसान लफ्जों में समझे तो ये नामुकम्मल काम का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। अगर कोई फैक्ट्री में चल रहा है तो अचानक किसी एक ऑपरेटर की टेबल के पास कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ नजर आएगा। मतलब पिछले स्टेशंस वाले अपना काम जल्दी खत्म करके वहां कपड़े फेंकते जा रहे हैं। एन उसी तरह पिछले लोगों का काम जल्दी हो रहा है, लेकिन इस स्टेशन पर बैठा शख्स उस स्पीड से काम नहीं निकाल पा रहा। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प मंजर उस ढेर से अगले वाले स्टेशन पर होता है। वहां क्या होता है? वहां अगला ऑपरेटर बिल्कुल फारिग बैठा अपना इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उस तक कपड़ा पहुंच ही नहीं रहा होता। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी बहुत मशहूर रेस्टोरेंट के किचन जैसा मंजर है। अंदर किचन में 10 शेफ बहुत तेजी से खाना पका रहे हैं, बर्गर और पिज्जा मिनटों में तैयार हो रहे हैं और काउंटर पर जमा हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट मिसाल है। लेकिन ऑर्डर लेने वाला और बिल बनाने वाला काउंटर पर सिर्फ एक ही शख्स है। किचन चाहे जितना मर्जी तेज हो जाए, कस्टमर को खाना उतना ही देर से मिलेगा जितनी देर वो काउंटर वाला शख्स ऑर्डर लेने में लगाएगा। बिल्कुल, और यही फैक्ट्री की स्पीड लिमिट बन जाती है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, क्या हमेशा वही काम बॉटलनेक होता है जिसकी एसएमवी यानी स्टैंडर्ड वक्त सबसे ज्यादा हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बहुत छोटा सा काम? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब मिसाल के तौर पर सिर्फ एक लेबल लगाना हो, लेकिन वहां बैठे हुए किसी नातजुर्बाकार ऑपरेटर की वजह से वो छोटा सा काम पूरी लाइन को रोक दे। ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दुनिया का सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, एसएमवी एक आइडियल वक्त है। ये वो वक्त है
जो एक माहिर ऑपरेटर को लगना चाहिए जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। रियलिटी में मुतगय्यरात या वेरिएबल्स होते हैं। अगर एक काम की एसएमवी 1 मिनट है, लेकिन वो किसी ऐसे ऑपरेटर को दे दिया गया है जो अभी नया है, जिसकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, या वो बार बार गलतियां कर रहा है, तो फिर वो 1 मिनट का काम 3 मिनट लेने लग जाएगा। बिल्कुल। और अचानक एक ऐसी जगह बॉटलनेक बन जाती है जिसका सिस्टम डिजाइन करते वक्त किसी इंजीनियर ने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा फी घंटा प्रोडक्शन रिपोर्ट्स भी होती हैं। वो किस तरह मदद करती हैं? जिस स्टेशन से सबसे कम आउटपुट आ रही होती है, वो उस बात का वाज़े इशारा होता है कि रुकावट वही है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ कपड़ों का ढेर देख लेना या हाईएस्ट एसएमवी निकाल लेना काफी नहीं है। जब एक बार उस ढेर को तलाश कर लिया जाए, तो अगला कदम इसकी रूट कॉज ढूंढना है। हाँ, यानी बीमारी की तशखीस करना कि आखिर ये स्टेशन इतना सुस्त क्यों है। और उसके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स टाइम स्टडी और मोशन स्टडी जैसी तकनीकी इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है ये लोग लिटरली अपने हाथों में स्टॉप वॉच और क्लिपबोर्ड लेकर खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बाकायदा नोट कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि क्या काम करने का तरीका गलत है, क्या ऑपरेटर की महारत कम है, या क्या मशीन अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर रही। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कपड़े को बार बार उठाना, फोल्ड करना और रखना, यानी गैर जरूरी हैंडलिंग, इसमें वक्त जाया हो रहा हो। बिल्कुल सही पकड़ा है। इन स्टॉप वॉचेस के पीछे एक पूरी सोच होती है। ये लोग सिर्फ वक्त नहीं नोट कर रहे होते, बल्कि हर एक मूवमेंट का तज्जिया कर रहे होते हैं। अगर हम इसे वसी तर तनाजर में देखें, तो इसके लिए प्रोसेस फ्लो एनालिसिस और वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जिसे वीएसएम कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये वीएसएम क्या होता है, थोड़ा आसान अल्फाज में बताएंगी? वीएसएम को आप फैक्ट्री का एक एक्सरे या खजाने का नक्शा समझ लें। ये दिखाता है कि कपड़ा गोदाम से कब निकला, उस पर असल सिलाई कितने सेकंड हुई, और वो कपड़ा टेबल पर कितने घंटे सिर्फ पड़ा रहा। वाह, ये तो बहुत गहरी मालूमात है। हाँ ना। मोशन स्टडी की बारीकियां इस कदर गहराई में जाती हैं कि इस बात को भी रिकॉर्ड किया जाता है कि ऑपरेटर ने कपड़ा उठाने के लिए अपना हाथ कितनी बार और कितने एंगल पर घुमाया। यानी अगर एक आम सी शर्ट बनाने में एक ऑपरेटर कपड़ा सेट करने पर हर पीस पर एक एक एक्स्ट्रा सेकंड भी जाया कर रहा है, तो दिन के आखिर में हजारों पीसेस के हिसाब से वो घंटों का वक्त बन जाता है जो बिल्कुल जाया हो गया। ये डिटेल वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। एक एक सेकंड का हिसाब। लेकिन तो क्या ज्यादातर रुकावटें मशीनों की खराबी की वजह से आती हैं या इंसानी काम के तरीकों में खामियों की वजह से? आम तस्वुर तो यही है कि मशीन खराब होगी, लेकिन डेटा कुछ और ही बताता है। ज्यादातर मसाइल मशीन की खराबी से नहीं, बल्कि काम करने के तरीकों और सब स्टैंडर्ड मटेरियल हैंडलिंग से आते हैं। अच्छा, मतलब इंसानों की तरफ से ज्यादा रुकावटें आती हैं। देखिए, मशीन अगर खराब है तो मेंटेनेंस टीम उसे ठीक कर देगी, वो एक आर्जी मसला है। लेकिन अगर ऑपरेटर को कपड़ा उठाने, टेबल पर सेट करने और धागा एडजस्ट करने में 5 सेकंड लग रहे हैं और असल सिलाई में सिर्फ 2 सेकंड लग रहे हैं, ओह, तो मसला मशीन का नहीं है, तरीकाकार का है। बिल्कुल। मसला उस ऑपरेटर की ट्रेनिंग, उसके बैठने के एंगल और वर्क स्टेशन के लेआउट का है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर रीवर्क, यानी काम को दोबारा करने का भी होता है। रीवर्क यानी क्वालिटी की खराबी? जी हाँ। अगर पिछला ऑपरेटर गलत सिलाई कर रहा है, तो अगले ऑपरेटर को पहले उसकी सिलाई खोलनी पड़ती है, धागे निकालने पड़ते हैं और फिर दोबारा सीना पड़ता है। इससे लाइन बुरी तरह क्रैश होती है। सही। तो हमने रुकावट को ढूंढ लिया और उसकी वजह भी समझ ली। अब आती है बारी इस बॉटल नेक को तोड़ना कैसे। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की टूल किट में इस मसले का क्या इलाज मौजूद है? आता है, जिसे लाइन बैलेंसिंग और ऑपरेशन स्प्लिटिंग कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद काम को बराबर तकसीम करना है। क्या आप इसकी कोई मिसाल दे सकती हैं? बिल्कुल। फर्ज करें कि एक काम 2.2 मिनट ले रहा है, तो बजाय इसके कि इस ऑपरेटर पर प्रेशर डाला जाए कि वो इसे और तेजी से करे, इंजीनियर इस काम को 1.1 मिनट के 2 हिस्सों में बांट देता है। जैसे शर्ट की आस्तीन लगाना? बिल्कुल सही। अगर एक ही शख्स पूरी आस्तीन लगाएगा, तो उसे फर्ज करें 2.4 मिनट लगेंगे। अगर हम उसे 2 लोगों में बांट दें, एक शख्स सिर्फ आस्तीन को मरकजी कपड़े के साथ जोड़ेगा और दूसरा शख्स आगे बैठकर उस पर फिनिशिंग की सिलाई करेगा। तो उससे क्या होगा?
उससे एसएमवी गिर कर सीधा 1.3 मिनट पर आ सकती है। ये ऑपरेशन स्प्लिटिंग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अकेले पूरा सैंडविच बनाने के बजाय एक शख्स सिर्फ डबल रोटी पर मक्खन लगाए और दूसरा सिर्फ गोश्त रखे। जबरदस्त तशबीह है। इसे कॉग्निटिव लोड का कम होना कहते हैं। अच्छा, यानी दिमागी बोझ कम होता है। हाँ ना, जब इंसानी दिमाग और हाथ एक ही मखसूस पैटर्न को बार बार और लगातार दोहराते हैं तो वो उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। एक वक्त आता है कि ऑपरेटर को सोचना नहीं पड़ता, उसके हाथ खुद ब खुद बिल्कुल सही एंगल पर घूमकर कपड़ा उठाते हैं और सुई के नीचे रख देते हैं। क्या बात है। इसके अलावा मैंने सुना है इन इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, आजकल फैक्ट्रियों में ऑटो थ्रेड ट्रिमर्स इस्तेमाल होते हैं। पुराने वक्तों में ऑपरेटर सिलाई के बाद कैंची उठाता था और धागा काटता था। अब प्रोग्रामेबल मशीनें होती हैं जो सिलाई खत्म होते ही खुद ब खुद धागा काट देती हैं। और वो कैंची उठाने और रखने के जो 2-3 सेकंड बचते हैं वो हजारों कपड़ों पर मल्टीप्लाई होकर पूरी फैक्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, यही बात है। एक और बड़ा दिलचस्प पॉइंट यहाँ WIP बफर मैनेजमेंट का है। हमने शुरू में बात की थी कि कपड़ों का ढेर लगना बुरी बात है, लेकिन बफर मैनेजमेंट तो कहती है कि बॉटल नेक वाले स्टेशन के पास हमेशा 2 से 3 बंडल मौजूद रहने चाहिए ताकि मशीन कभी फारिग ना रहे। हाँ, उसे सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग की जबान में स्टार्वेशन या भूखा रहने से बचाना कहते हैं। बॉटलनेक मशीन का फारिग बैठना एक फैक्ट्री के लिए सबसे महंगा सौदा होता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की रफ्तार दरअसल उस बॉटलनेक की रफ्तार होती है। बिल्कुल, अगर बॉटलनेक मशीन 1 मिनट के लिए रुक गई तो इसका मतलब है पूरी की पूरी फैक्ट्री 1 मिनट के लिए रुक गई। इसलिए उसके आसपास छोटे बफर्स बनाए जाते हैं और इसी के साथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी आती है। यानी खराबी से पहले ही मशीन को ठीक रखना। जी हाँ, इंजीनियर ये यकीनी बनाते हैं कि शिफ्ट शुरू होने से पहले उस मखसूस मशीन की ऑयलिंग हो चुकी हो, उसकी मोटर चेक हो चुकी हो, ताकि वो दिन के दरमियान में अचानक ब्रेकडाउन का शिकार ना हो जाए। तो ये तो हो गए थियरीज और आम कॉटन के कपड़े के हालात, लेकिन अब आते हैं एक ठोस हकीकत की तरफ। क्या होता है जब कपड़ा खुद अपने आप में एक फिजिकल चैलेंज बन जाए? आपका इशारा यकीनन डेनिम की तरफ है। बिल्कुल, यहीं से डेनिम यानी जीन्स के कपड़े की फैक्ट्रियों का जिक्र आता है, जहां कपड़ा मोटा होता है और ज्यादा ताकत मांगता है। एक आम पतली टी शर्ट बनाना और एक मोटी सख्त डेनिम की जीन्स बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डेनिम वाकई मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बिल्कुल अलग चीज है। इसकी मोटाई और वजन की वजह से आम फ्लैट सिलाई मशीन इस पर ठीक से काम नहीं कर सकती। खास तौर पर जब जीन्स की आपस की सिलाइयां जुड़ती हैं, जहां कपड़े की 4 लेयर्स आपस में मिलती हैं, वहां आम सुइयां फौरन टूट जाती हैं। तो फिर वहां कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं? इसके लिए फीड ऑफ द आर्म जैसी मखसूस और हेवी ड्यूटी मशीनें चाहिए होती हैं। उनका डिजाइन गोल होता है ताकि पैंट का पूरा पाइचा उसके अंदर जा सके। इसके अलावा उसमें खास स्टील के फोल्डर्स लगे होते हैं जो इस सख्त कपड़े को ऑटोमेटिकली मोड़कर सुई के आगे पेश करते हैं। आम बोटलनेक्स डेनिम में कहाँ आते हैं? वेस्ट बैंड लगाना, फ्लाई अटैच करना, जेब लगाना और हेमिंग यानी नीचे से मोड़ने में। और वो जो हमने ऑपरेशन स्प्लिटिंग की बात की थी ना, वो यहाँ बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? वेस्ट बैंड जो जीन्स का सबसे मोटा हिस्सा होता है, उसे एक ही वक्त में एक साथ लगाना इंतहाई मुश्किल है। इसलिए पहले एक ऑपरेटर उसे सिर्फ ज्वाइन करता है यानी कच्चा जोड़ता है और फिर वो अगले ऑपरेटर के पास जाता है जो उस पर टॉप स्टिच यानी फिनिशिंग की मजबूत सिलाई लगाता है। और मेरे ख्याल में सख्त और भारी कपड़े के साथ डील करने के लिए हेल्पर का किरदार भी बहुत नुमाया हो जाता होगा। बिल्कुल, डेनिम लाइंस पर आपको अक्सर माहिर ऑपरेटर्स के साथ हेल्पर्स खड़े नजर आएंगे। हेल्पर कपड़े को सीधा करता है और धागे काटता है ताकि मेन ऑपरेटर का पूरा ध्यान और एनर्जी सिर्फ सिलाई पर रहे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक खास नुक्ता यहाँ ये उठता है कि डेनिम के लिए बंडल का साइज छोटा रखने की सिफारिश की जाती है, यानी सिर्फ 10 से 15 पीसेस फी बंडल। जी बिल्कुल। ये बात बहुत दिलचस्प है कि छोटे बंडल काम की रफ्तार बढ़ाते हैं। आमतौर पर हम तो यही सोचते हैं कि एक साथ बहुत सारा काम उठा लो, मतलब 50 पीसेस का एक बड़ा बंडल बना लो ताकि बार बार बंडल न खोलना पड़े। तो ये छोटे बंडल काम को तेज कैसे करते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग का वो पॉइंट है जहां हमारी आम इंसानी सोच अक्सर ठीक काम नहीं करती। इसे बल्क वर्सेस फ्लो का कॉन्सेप्ट कहते हैं।
जब एक ऑपरेटर 50 पीसेस का एक बड़ा बंडल बनाता है तो वो पिछली मशीन पर बैठा उसे सीता रहेगा और अगली मशीन फारिग बैठी रहेगी। हाँ, जब तक वो पूरे 50 पीस मुकम्मल नहीं कर लेता अगली मशीन को एक भी पीस नहीं मिलेगा और जब अचानक उसे 50 पीस मिलेंगे तो वहां एक छोटा पहाड़ बन जाएगा और उस पर अचानक प्रेशर आ जाएगा। ओह, अब समझ आया। इसकी बजाय छोटे बंडल मसलन 10 पीसेस का मतलब ये है कि पिछला शख्स जल्दी से 10 पीस मुकम्मल करेगा और फौरन आगे पास कर देगा। इस तरह मटेरियल फैक्ट्री में लगातार बहता रहता है, बिल्कुल किसी नदी के पानी की तरह, और मोटे कपड़े को हैंडल करना भी आसान रहता है। वाकई, एक बार बॉटलनेक हल हो जाए तो सिस्टम को मुसलसल रवां दवां कैसे रखा जाए। मैंने पढ़ा है कि इसके लिए मॉनिटरिंग और रियाजी का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल, एक बेसिक फॉर्मूला जो इस परफॉर्मेंस को मापने के लिए इस्तेमाल होता है वो है लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? कल एसएमवी को ऑपरेटर्स की तादाद और दस्तयाब वक्त से डिवाइड करते हैं, राइट जी, और फिर इसे 100 से ज़र्ब देकर परसेंटेज निकाल लेते हैं। जब बॉटलनेक को बेहतर किया जाता है तो साइकिल टाइम कम होता है, जिसका दराए रास्त असर लाइन की कारकर्दगी और थ्रूपुट पर पड़ता है। और रियाजी के अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग भी तो होती है, जैसे घंटावार प्रोडक्शन बोर्ड्स और एंड ऑन सिस्टम। ये एंड ऑन सिस्टम क्या भला है? एंड ऑन सिस्टम दरअसल विजुअल मैनेजमेंट का हिस्सा है। सोचें, फैक्ट्री में शोर है, हजारों लोग काम कर रहे हैं। अगर मशीन में धागा फंस जाए तो ऑपरेटर चीख कर तो नहीं बुलाएगा ना। हाँ, वो तो अपनी सीट से उठकर जाएगा। नहीं, ऐसा करने से तो लाइन रुक जाएगी। वो बस अपने स्टेशन पर लगा एक बटन दबाता है और उसके ऊपर एक रेड या येलो लाइट ऑन हो जाती है, जिसे दूर से ही मेंटेनेंस वाली टीम देख लेती है। जबरदस्त। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि इन सब चीजों को जदीद दौर में कैसे हैंडल किया जा रहा है। टॉक टाइम पर मबनी लाइन बैलेंसिंग होती है जो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से फैक्ट्री की धड़कन सेट करती है। और अब तो मॉडर्न फैक्ट्रियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर मबनी प्रोडक्शन लाइन बैलेंसिंग भी आ गई है। एआई का जिक्र आते ही मेरे जहन में एक सवाल उभरता है, क्या वाकई एआई इन रिवायती टाइम और मोशन स्टडी वाले तरीकों की और इन क्लिपबोर्ड वाले इंजीनियर्स की मुकम्मल जगह ले सकता है, या ये सिर्फ इंसानों के लिए एक मददगार टूल है? देखिए, एआई इस फील्ड में इनकलाब जरूर ला रही है। वो हाई डेफिनेशन कैमरों के जरिए माइक्रो मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकती है। वो फौरन बता सकती है कि बॉटलनेक कहाँ बनने वाला है। तो फिर इंसानों का क्या काम रह गया? एआई सिर्फ तशखीस कर सकती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल रुदू बदल करना हो, मसलन एक परेशान ऑपरेटर के पास जाकर उसे प्यार से समझाना कि काम का नया तरीका अपनाएं, वहां ह्यूमन एलिमेंट की जरूरत हमेशा रहेगी। इंसान मशीनें नहीं है, उन्हें हमदर्दी और लीडरशिप चाहिए होती है। एआई एक बेहतरीन मददगार टूल है, लेकिन इंसान का मुतबादिल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस गुफ्तगू का अगर हम निचोड़ पेश करें तो कपड़ों के एक रुके हुए ढेर को तलाश करने से लेकर रूट कॉज ढूंढने, काम को छोटे हिस्सों में बांटने और जदीद मशीनों के इस्तेमाल तक का सफर हमने तय किया। जी, और साथ ही डेनिम के मुनफरिद चैलेंजेस और एआई के जरिए लाइन बैलेंसिंग को भी समझा। बॉटलनेक को खत्म करना महज रफ्तार नहीं बढ़ाता, बल्कि ये काम के दबाव को कम करता है और क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए इस सारे मुताले के बाद एक आखिरी ख्याल जिस पर वाकई गौर करने की जरूरत है। अगर काम की रफ्तार मापने, हाईएस्ट एसएमवी तलाश करने, डब्ल्यूआईपी को कंट्रोल करने और रुकावटों को दूर करने के ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के उसूल मोटे डेनिम की जीन्स बनाने के लिए इतने जबरदस्त साबित हो सकते हैं, तो फिर हम इसे कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। जरा सोचें कि हम इन्हीं उसूलों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी के कामों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमारे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स में कोई बॉटलनेक है, या हमारा डिजिटल ईमेल इनबॉक्स क्या वो अनरीड मैसेजेस की शक्ल में नामुकम्मल काम यानी डब्ल्यूआईपी के एक ढेर का मंजर पेश नहीं करता? हम अपने जाती बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए इन उसूलों को कैसे अपना सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।